हेलो एंड वेलकम टू द कबड्डी अड्डा पावर्ड बाय sportsbet.io। गुजरात जायंट्स के लिए ये काफी पॉजिटिव वीक रहा। अब वो टॉप 6 के बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस में है और शायद एक और जीत के बाद वो टॉप 6 में पहुंच भी सकते हैं। दूसरी तरफ यूपी योद्धा के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा क्योंकि प्रदीप नरवाल को उन्होंने स्टार्टिंग 7 में नहीं खिलाया। क्या इस चीज का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा? यही बातें हम आज करेंगे वेटरन डिफेंडर रोहित राणा जी के साथ इन द कबड्डी अड्डा। रोहित भाई, नमस्ते, वेलकम टू द कबड्डी अड्डा। थैंक यू साहिल भाई, नमस्ते। रोहित भाई, पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो अब पॉइंट्स टेबल इतना क्लोज आ गया है कि 11वें पोजीशन तक जो टीम्स है सारे बिल्कुल 4 या 5 पॉइंट से सेपरेटेड है और जैसे हम जानते हैं एक विन से 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो 11वें पोजीशन पे जो गुजरात जायंट्स है वो भी अब ऐसे पोजीशन में है कि वो टॉप 6 में आ सकती है एक या दो जीतों के बाद। तो पिछले हफ्ते जो मैचेस हुए उनको आप कैसे एनालाइज करते हैं? साहिल भाई, आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि बाकी जितनी भी टीमें हैं, चाहे आप फर्स्ट टू 11 टीमें जितनी भी हैं, इन लोगों ने कोई भी मैच, क्योंकि कोई मैच में प्लेयर्स जो टीमें हैं वो ड्रॉ भी खेली है, कोई किसी ने हारते हुए भी एक एक पॉइंट लिया है। तो साहिल भाई, ये आने वाले ये जो क्वालिफाई मैचेस है ना, ये सब काउंट होंगे इसमें। उसकी वजह से जितने भी जो नीचे टीमें हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं है, एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट का फर्क है सिर्फ। अगर गुजरात फॉर्च्यून अगर दो विन भी करती है तो आराम से वो टॉप 6 में आ सकती है, बशर्ते ऊपर वाली टीम अगर एक दो मैच हार जाए तो। पर कहीं ना कहीं ये बहुत टफ, ये मेरे ख्याल से इस टाइम प्रो का सबसे टफ सीजन है, क्योंकि आपने खुद देखा है, क्योंकि कोई टीम आप ऐसे नहीं कह सकते सिवाय एक टीम को छोड़ के, कोई टीम ऐसे नहीं कह सकती कि आपको ये ना कहे कि ये टॉप 6 में नहीं आ सकती है, क्योंकि सब में आप देखो टॉप से ले आपको जो नंबर 1 पे है, जो नंबर 2 पे है, उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है स्कोरिंग का, पॉइंट्स का। और जो नीचे वाली टीम है उनमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है। ये इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टीमों ने ड्रॉ खेला है और हारते हारते भी एक पॉइंट लिया है। और कहीं ना कहीं उन लोगों ने ऐसी कोई टीम जो कंटिन्यू विन कर रही है, जैसे कि लास्ट सीजन में ऐसा होता था कि एक टीम कंटिन्यू विन कर रही है तो डेफिनेटली ये क्वालिफाई कर गई है। तो ऐसा नहीं है, अभी कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है। अभी इनके इतने मैचेस हैं तो वो जितने मैचेस अगर विन, अभी मेन टाइम अभी विन करने का है। आपने पीछे क्या किया ये मैटर नहीं करता, अभी जो क्या कर सकते हैं आप ये मैटर करता है सभी टीमों को। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, स्पेसिफिक मैचेस में आएंगे मैच एनालिसिस में, लेकिन उसके पहले जैसे हर एपिसोड में हम करते हैं, सारे व्यूअर्स को एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज आप जीत सकते हैं। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा जीतने के लिए क्या करना है। हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर ऑलरेडी आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो बस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए। इस एपिसोड का सवाल: Which season were services players finally allowed to play in the Pro Kabaddi League? कौन से सीजन से सीनियर नेशनल्स के सर्विसेज टीम के खिलाड़ियों को प्रो कबड्डी टीम में खेलने की इजाजत मिली? रोहित भाई, जैसे बहुत सारे कबड्डी के जो डाई हार्ड फैंस है कहते हैं बहुत आसान सवाल है, ये तो कोई भी जवाब दे सकता है। इस बार हमने इसलिए ऐसा सवाल रखा है जो बिल्कुल जो कोर कबड्डी फैंस है उनको ही पता होगा जवाब शायद। जी, आसान तो सवाल उनके लिए है जो कंटिन्यू कबड्डी के टच में है या प्रो कबड्डी के टच में है, उनके लिए आसान है, और जो नहीं है उनके लिए तो मुश्किल ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर सबको, फैंस को अच्छा लग रहा है कि आसान क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि सब प्रो कबड्डी देखते हैं, तो वेल एंड गुड है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ फैंस शायद नए व्यूअर्स होंगे, वो जाकर सर्च भी करेंगे कि सर्विसेज क्या टीम है और सीनियर नेशनल्स में कौन से टीम्स है, तो ये भी एक अच्छी बात है कबड्डी के लिए। जी जी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को, जो जितने भी ऑडियंस है, इनको ये नहीं पता कि सर्विसेज की टीम क्या है, क्या चीज़ है। और रेलवेज का पता होगा कि रेलवे की टीम है, बस सर्विसेज कैसे बनती है वो भी उनको सर्च करेंगे तो उनको उसको चीज़ का थोड़ा नॉलेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। काफी एजुकेशनल सा सवाल है। तो रोहित जी, हम भी थोड़ी एजुकेशनल बातें करेंगे मैच रिव्यूज में। पहली मैच जिसकी मैं बात करना चाहूंगा रोहित भाई,
पुनेरी पल्टन वर्सेस यू मुंबा। हाल ही में जो मैच हुआ, पुनेरी पल्टन ने 36-34 मार्जिन से जीता, यानी 2 पॉइंट के मार्जिन से जीता। और पहली बार पुनेरी पल्टन ने, जो महाराष्ट्र डार्बी हम कहते हैं प्रो कबड्डी में, यू मुंबा वर्सेस पुनेरी पल्टन, दोनों मैचेस अपने जीत चुके हैं यू मुंबा के खिलाफ। मुझे लगता है पहली बार प्रो कबड्डी के 8 सीजन में ये हुआ है। तो इस सीजन में रोहित भाई, आप क्या फर्क समझते हैं कि पुनेरी पल्टन ये चीज कर पाई कि यू मुंबा को दोनों मैचेस में हरा पाई? एक तो साहिल भाई, बात ऐसी है कि एक तो कॉम्बिनेशन उनका जो है वो सेट हो गया है। तो अब और सबसे बढ़िया कि सभी प्लेयर अभी बिल्कुल सेट हो गए हैं, रेडर सेट हो गया, डिफेंस सेट हो गया। और कहीं ना कहीं यू मुंबा ने स्टार्टिंग में लीड लेने के बाद कहीं ना कहीं लास्ट में अपने डिफेंस में और रेडरों ने भी बहुत, मेरा कहना मतलब ये है कि बहुत फास्ट गेम कर दी उन्होंने, गेम को बहुत फास्ट कर दिया। जैसे उनके सुपर टैकल्स भी बहुत हुए हैं, उन्होंने एडवांस टैकल्स भी किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं टीम का ये आप कह सकते हैं कि लास्ट में थोड़ा सा कूल डाउन हो जाना, या फिर लास्ट में थोड़े फ्री हो जाना कि यार अब तो हम जीत ही जाएंगे, तो ये थोड़ा सा उनका माइनस पॉइंट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यू मुंबा जीतते जीतते हारी है मैच, क्योंकि लास्ट के उन्होंने 2-3 ऐसे टच मार दिए कि जो आप देखने वालों को भी लगता है कि ये तो बहुत इजी टच मारे हैं। वहाँ रेडर 2 या 3 में कैच खा के आ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका ये एक विषय है उनका सोचने का कि क्यों ऐसा लास्ट के 5 मिनट में। मैंने कहा, आपको पहले भी कहा था कि लास्ट के 5 मिनट बहुत अहम है, और इस टाइम तो हर टीम को जीतना बहुत जरूरी है। अभी इस टाइम आपको लूज करते हो, अगर इस टाइम आप टाई भी करते हो तब भी आपको मुश्किल हो जाएगी टॉप 6 में आने में। रोहित जी, दूसरी मैच जिसकी बात करेंगे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग मैच था, गुजरात जायंट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। इसमें दो टीमें ऐसी है, गुजरात जायंट्स उनका पारा बढ़ते जा रहा है, बंगाल वॉरियर्स है कहीं ना कहीं फॉर्म नीचे आते हुए टॉप 6 में थे, टॉप 4 में भी रह चुके हैं एक समय पर। तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग रहा है इन दोनों का सीजन। एक चीज मैं जिसकी बात करना चाहूंगा रोहित भाई इस मैच को लेकर, कि गुजरात जायंट्स में हमने देखा पिछले 2 मैच में अजय कुमार उनके हीरो रहे। उसके पहले शुरुआत में सीजन के राकेश नरवाल रहे, फिर जो दूसरे उनके एक राकेश रेडर है वो थे, प्रदीप कुमार रहे, अब अजय कुमार है। क्या गुजरात के लिए यही स्ट्रैटेजी रहेगी आगे जाकर कि जो उनके मेन रेडर्स हैं उनको चेंज करते रहे, जो उनके पास रेडर्स है उसमें से स्विच करते रहे फॉर्म के हिसाब से? साहिल भाई, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जो इनके जो कोच है मनप्रीत पाजी, उनके पास प्लानिंग्स का भंडार है। उनकी वो हर चीज़ प्लानिंग के साथ चलते हैं। वो विदाउट प्लानिंग नहीं कि टीम उठाई ग्राउंड के अंदर घुसा के आगे चल तू स्टार्ट हो जाओ, ऐसा नहीं है। वो प्लेयरों से ज़्यादा प्लानिंग करते हैं टीम के लिए। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में उन्हें राकेश को फर्स्ट रेडर बना के रखा, बीच में उन्होंने किसी और को फर्स्ट रेडर बना रखा, अब उन्हें अजय को फर्स्ट रेडर बना के रखा है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग है, वो प्लानिंग के साथ ही चलते हैं, और ये उनका टीम के लिए प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से उनकी टीम भी प्लस पॉइंट में खेलती है। तो अभी शायद मे भी अगले मैचेस में आपको कुछ अलग देखने को मिल जाए, कोई अलग उनका डिफेंस भी देखने को मिल जाए। आपने देखा डिफेंस में बहुत चेंजेस करते हैं, पर वो चेंजेस करते हैं बिल्कुल परफेक्ट। जैसे हादी को टाइम पे हादी को अंदर डाल देंगे वो, जिसकी वजह से उनके डिफेंस काफ़ी अच्छा सुपर टैकल करने में प्रॉपर्ली वो टैकल कर लेता है, और रेडर्स उनके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अजय है, अजय भी बिल्कुल, आपने देखा होगा अजय रेड करते टाइम उनके माइंड उनके फेस पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दिखता है। हालांकि फर्स्ट रेडर के ऊपर स्ट्रेस होता है, उनके बर्डन होता है, वो आपको दिखेगा नहीं, वो एंजॉय करते हैं उस रेड को। मैंने ये चीज़ नोट करी उनकी। तो कहीं ना कहीं ये कोच का बहुत बड़ा हाथ है प्लेयर्स के पीछे, या फिर अच्छी प्लानिंग है जिसकी वजह से प्लेयरों पे प्रेशर नहीं आ रहा। अगर प्लेयरों पे प्रेशर नहीं आ रहा तो वो इजीली विन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, पिछले सीजन भी मुझे याद है, मुझे लगता है सोनू जगलान को उन्होंने लाया था लेट सीजन में, और तभी उन्होंने काफी सारे पॉइंट स्कोर किए थे, सुपर 10 स्कोर किए थे, और रोहित गुलिया और सचिन तनवर से भी अच्छा किया था। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, उनकी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ रेडर्स को सरप्राइज पैकेज के तौर पे रखते हैं और फिर रेडर्स को स्विच करते हैं। यस, आप सरप्राइज पैकेज के उसमें रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप देख लो कि जितने भी मैक्सिमम यंग रेडर है, मैक्सिमम वो गुजरात से ही निकले हैं। जैसे अभी पूना से निकल रहे हैं, वैसे गुजरात से कई टैलेंटेड प्लेयर निकल चुके हैं। मेरा मानना है, जैसे कि हम यू मुंबा में थे तो हमारे कोच का भी यही एक प्लान होता था कि
जो ईरान के कोच थे उनका यही प्लान होता था कि हर मैच में एक सरप्राइज दिया जाए दूसरी टीम के लिए, लेकिन दूसरी टीम प्लानिंग करके आती है किसी और टीम के लिए। जैसे जो फर्स्ट 7 कंटिन्यू खेल रहा है, हम्म। सब प्रदीप नरवाल को सब प्लानिंग करके आते हैं, तो ये चेंज करना बहुत जरूरी है इस टाइम। हम्म। बिल्कुल। रोहित जी, जैसे गुजरात की बात करें, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं उनके, तो देखते हैं आपके पिक्स ऑफ द वीक में क्या उनके कोई प्लेयर है? जी, मेरी पिक्स ऑफ द वीक में अच्छी जो अभी अच्छे परफॉर्म में है अभी, जैसे कि टीम के एक अच्छे ऑलराउंडर मान सकते हैं आप उसको, दीपक हुड्डा, जो काफ़ी टीम के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पुनेरी पल्टन के यंग रेडर है असलम, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। दबंग दिल्ली के विजय मलिक, वो भी बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अभी पुनेरी पल्टन के एक कवर है, राइट कवर, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपना अविनाश। तमिल तलाइवा के साहिल और सागर अपने कॉर्नर, जो अभी भी लास्ट में भी सुपर 5 किया, बहुत आउटस्टैंडिंग Yes. परफॉर्मेंस किया उनने अपनी टीम के लिए। Yes. और एक अपने गुजरात फॉर्च्यून के हैं हादी उस्तरो, जो मतलब उन्होंने ऐसे टाइम पे टैकल्स किए हैं कि जिस टाइम टीम को नीड्स थी टैकल्स की, तो कहीं ना कहीं उनका बिल्कुल। बहुत मजबूत हाथ रहा है, और मतलब रियलिटी में उनका बहुत मजबूत हाथ रहा है मतलब गुजरात को जिताने में। तो काफी अच्छा है ये देखने कि काफी यंग प्लेयर्स है इसमें। पुनेरी पल्टन के जो असलम इनामदार है, और दबंग दिल्ली में जी नवीन कुमार नहीं है तो भी विजय मलिक है, कंसिस्टेंटली हमारे पिक्स ऑफ द वीक या प्लेयर ऑफ द वीक बन रहे हैं। जी रोहित जी, अब जो मेरी फेवरेट सेक्शन है उसमें जाएंगे, मगर वो सेक्शन में जाने से पहले हम एक और बार सारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस हफ्ते का जो सवाल है उसके बारे में बता दें, और हम जो पिछले हफ्ते के विनर है उनका नाम भी अनाउंस करेंगे। तो नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स अड्डा में हम एक कॉन्टेस्ट रखते हैं इस कबड्डी अड्डा के हर एपिसोड में, और आप ढेर सारी मर्चेंडाइज जीत सकते हैं स्पोर्ट्स अड्डा की उस कॉन्टेस्ट में। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बहुत सिंपल चीज करनी है, हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट्स में एक सवाल का जवाब आपको देना है। और इस एपिसोड का सवाल है, फ्रॉम विच सीजन वर सर्विसेज प्लेयर्स फाइनली अलाउड टू प्ले इन द प्रो कबड्डी लीग? प्रो कबड्डी लीग में सीनियर नेशनल्स के सर्विसेज टीम के खिलाड़ियों को किस सीजन से खेलने की इजाजत मिली? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं कितने हमारे जो व्यूअर्स है वो कबड्डी फॉलो करते हैं। रोहित जी, अब बढ़ते हैं पॉइंट या एम्प्टी रेड की तरफ। न्यू व्यूअर्स हमारे जो है उनके लिए एक बार एक छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं कि इस सेगमेंट में क्या होता है। मैं एक स्टेटमेंट या एक वाक्य कहता हूं, और अगर रोहित जी उससे एग्री करते हैं तो वो मुझे कहते हैं पॉइंट, या फिर वो मुझे कहते हैं एम्प्टी रेड। रोहित जी तैयार है पहली रेड के लिए? जी जी बिल्कुल भाई। तो पहली रेड हमारी, नवीन कुमार के वापस आने से दबंग दिल्ली में संदीप नरवाल के लिए शायद जगह ना रहे। नहीं, ये आपका पॉइंट नहीं है, ये एंटी रेड है, क्योंकि संदीप नरवाल एज अ रेडर बेशक वो थर्ड रेडर बन के रह जाएंगे, बट एज अ डिफेंस में तो उनका खेलना बहुत ज़रूरी है इस टाइम की टीम में, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नवीन आगे तो नवीन फर्स्ट रेडर हो जाएंगे और विजय सेकंड रेडर हो जाएंगे और थर्ड रेडर संदीप नरवाल हो जाएंगे। पर एक तरफ से क्या वो पूरा फोकस अपने डिफेंस में कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि संदीप नरवाल एज अ रेडर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा वो डिफेंस को डिस्टर्ब करते हैं, और कहीं ना कहीं इसका उनको दबंग दिल्ली को फ़ायदा भी उठाना चाहिए संदीप नरवाल का, क्योंकि वो डिफेंस में अपने लास्ट मैच में देखा है कि डिफेंस में भी थोड़ा उन्हें गड़बड़ करी है, जिसकी वजह से, क्योंकि आप जब जिस लेयर में आप जिस प्लेटफॉर्म में जा रहे होते हैं अचानक से वो चेंज हो जाए तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी ये एक ऐसा टाइम है जिसमें इतना चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस मूवमेंट में जितनी टीम सेट हो गई है तो वो सेट हो गई है। अब आगे का फोकस का जितना भी है आगे देखना होगा आपको, तो वही चलेगा। ओके, तो दूसरी रेड हमारी, रोहित जी, फिलहाल प्रो कबड्डी लीग में तमिल थलाइवास का डिफेंस सबसे ज्यादा सेट दिख रहा है।
जी, ये आपका पॉइंट है। तमिल तलाइवा का डिफेंस बहुत अच्छा सेट हो गया है और सबसे बड़ी बात कि उनके कॉर्नर्स बहुत सेट हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी हम्म, बात ये होती है कि जब डिफेंस में कवर्स जब आउट हो जाते हैं तो कॉर्नर्स ही पूरे डिफेंस को संभालते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है हम्म, और बहुत अच्छी बात भी है टीम के लिए। तो कहीं न कहीं तमिल तलाइवा, आप देखना कोई भी टीम अगर तमिल तलाइवा के साथ खेलती है तो ये एक उनके लिए एक बहुत बड़ी, अगर वो उससे जीत जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कई इंटरव्यूज़ में ये सुना भी है कि जिसका तमिल तलाइवा से मैच विन किया है, जैसे गुजरात ने मैच विन किया है तमिल तलाइवा से, तो उनका ये हम्म, कहना था कि हमने एक पूरी लीग की इतनी टॉप की टीम को हराया, जिसका टॉप का डिफेंस है, हम्म, तो उसको हरा के आगे हम्म, बढ़ना तो मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं न कहीं टीमें, दूसरी हम्म, टीमें भी ये मानती है कि तमिल तलाइवा का डिफेंस सबसे अच्छा है इस टाइम। हम्म, बिल्कुल। जी। रोहित जी, जो थर्ड रेड है वो कुछ जो कबड्डी फैंस है उनको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी और शायद इससे वो उम्मीद लगाए बैठे होंगे। पुनेरी पल्टन प्लेऑफ्स में राहुल चौधरी को सरप्राइज वेपन करके इस्तेमाल कर सकती है। साहिल भाई, ये आपका पॉइंट है। मुझे भी जिस तरह से मुझे लग रहा है, क्योंकि अनूप कुमार, जो अनूप सर है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयर भी है और वो काफ़ी अच्छे कोच भी हैं अभी। तो उनका हम्म, जो, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे मनप्रीत जी की अपनी एक प्लानिंग चलती है, वैसे उनकी भी एक प्लानिंग चल रही है और हम्म, हर कोचेस की अपनी प्लानिंग चल रही है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जो आगे के मैचेस है शायद, तो उसमें ये अपने जो ये इन्हें 2-3 पत्ते रखे, अपने हुक्म के इक्के रखे हुए हैं, ये कहीं न कहीं ये ज़रूर हम्म, फेंकेंगे उस टाइम और कहीं न कहीं उनका यूज़ करेंगे। चाहे वो राहुल चौधरी हो, विशाल भारद्वाज हो, बलदेव हो, जो उनके हम्म, मेन भी हम्म, प्लेयर देखो आपने उन्हें बेंच पे बिठाया, तो कहीं न कहीं ये भी एक सस्पेंस है हम्म, कि क्या वो उनको प्लेऑफ से आने से पहले खिलाएँगे या प्लेऑफ में खिलाएँगे? ये उनकी देखना, ये आगे जाके, अब हम, ये बात तो मैं भी श्योरिटी से नहीं कह सकता, मैं भी एक जजमेंट दे रहा हूँ कि मुझे लगता है ऐसा हम्म, कि वो एक सरप्राइज़ होगा, किसी कुछ ना कुछ तो सरप्राइज़ होगा और ये देखने को मिलेगा सरप्राइज़। बिल्कुल। आखिरी रेड हमारी इस बार की, गुजरात जायंट्स अपनी जो पहले की किस्मत है उसे बदल कर आगे के मैचेस में टॉप 6 में आ सकते हैं। सर भाई, ये पॉइंट है आपका। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि जैसे उनकी टीम खेल रही है और जैसे उनकी टीम की प्लानिंग्स चल रही है, जैसे रेडरों का रोटेशन हो रहा है, मुझे लगता है कहीं न कहीं गुजरात कहीं न कहीं बाकी टीमों को अभी मात देने को तैयार हो चुकी है, माइंडसेट हो चुका है और मुझे लगता है कहीं न कहीं 1-2 प्लानिंग्स और उनकी सक्सेस होगी तो वो प्लेऑफ में ही पहुँच सकते हैं और प्लेऑफ के आगे भी सेमीफाइनल तक या फाइनल तक भी पहुँच सकते हैं। अभी कुछ इनका श्योरिटी आप कह नहीं सकते, पर जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, ऐसे कि आपने भी देखा होगा कि बहुत टीमें ऐसी हैं जो एक मैच जीतती हैं, फिर एक मैच हारती हैं, फिर एक मैच जीतती है, हम्म, फिर 2 मैच हार जाती है। हम्म, ये, पर अभी हम्म, अभी इस टाइम जिन टीमों को जो स्कोरिंग में नीचे है, बॉटम से और अप है, उनको हम्म, ये इस टाइम में कंटिन्यू विन्स रखनी पड़ेंगी, तब जाके श्योरिटी होगी कि वो प्लेऑफ में पहुंचेंगे और इस टाइम ये बहुत क्रूशियल हम्म, टाइम है सभी टीमों के लिए जो बॉटम लाइन से ऊपर है। हम्म, बिल्कुल। तो रोहित जी, काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा इस बार पॉइंट या एम्प्टी रेड का। काफी सारे ऐसी जी। चीजें डिस्कस हुई जो शायद फैंस के मन में हो। इसी के साथ अगले जो सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे और अगली सेगमेंट हमारी नई सेगमेंट है जिसमें हम जो नए प्लेयर्स है प्रो कबड्डी में जो काफी अच्छा कर रहे हैं उनकी बात करते हैं और वो है एनालाइजिंग द बेस्ट। इस बार एनालाइजिंग द बेस्ट में हाई फ्लायर पवन सेरावत। रोहित जी, एक कहानी जो मुझे याद है पवन सेरावत की बहुत अच्छे से। पवन सेरावत का एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था और ये मुझे लगता है काफी, वो जो जब सीन में आए थे तब का पहला या दूसरा सीजन उनका था, 6th या 7th सीजन था। और तब उनसे बात करते वक्त उन्होंने अपनी जब कहानी बताई कि वो ऑलमोस्ट कबड्डी एक पॉइंट पे छोड़ चुके थे इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद, क्योंकि उन्हें चांस नहीं मिल रहे थे प्रो कबड्डी में और रेलवेज के लिए वो अच्छा कर रहे थे। तो तब उन्हें जो उनके कोच है रणधीर सिंह सेरावत जी, उन्होंने कहा था कॉल करके कि नहीं, तू उम्मीद मत छोड़ना, अगले सीजन में कुछ भी करके मैं तुझे ऑक्शन में लूंगा। और मुझे लगता है वो सीजन था सीजन 6 जिसमें उन्होंने पवन को ऑक्शन में लिया और पहले ही पॉइंट में, पहले ही गेम में मुझे लगता है उन्होंने 20 पॉइंट किए और वो सीजन में फिर आगे जाकर बेंगलुरु बुल्स को जीत मिली।
तो काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मुझे काफी खुद भी मोटिवेशनल लगती है ये स्टोरी कि एक तरह जी, से जी। जो यंगस्टर्स है उन्हें ये बताती है कि जो भी तुम्हारा पैशन है, जो भी तुम्हारे सपने हैं, बिल्कुल उनके पीछे जाना, और उसके पीछे जाना बिल्कुल गलत नहीं है, और आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो पवन शेरावत बिल्कुल की साहिल गेम की भाई। अगर हम बात, जी जी रोहित जी प्लीज। बिल्कुल साहिल भाई, हर प्लेयर की कोई ना कोई एक स्टोरी होती है और हर एक प्लेयर एक क्रूशियल टाइम से गुजरता है। ये चाहे कोई भी गेम का हम्म प्लेयर ले लो, हर प्लेयर पर पेशेंस एक प्लेयर के अंदर ज़रूर होनी चाहिए और एक उम्मीद होनी चाहिए कि मैं कल को मुझे, और एक चांस का हमेशा वो वेट करता है। अगर उस चांस में, जैसे कि आपने बोला, पवन शेरावत को एक चांस मिला, उसने 20 पॉइंट्स कर दिए। उसके बाद आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि हु इज़ द पवन हम्म शेरावत। तो सबको पता है कि पवन शेरावत कौन है। तो ये कहीं न कहीं मैं फैन्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि कभी लाइफ में उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि हारने के, जो इंसान हारता है वही जीत की तरफ ज़्यादा भागता है। तो लगे हम्म रहें, हमेशा लगे रहें, कभी ना कभी एक चांस मिलेगा, उस चांस में खरे उतरें और अपना 100% दें। ये आप सीख सकते हैं अपने इन प्लेयरों से, जिनके आप फैन्स हैं, उनसे सीख सकते हैं। हर एक प्लेयर की स्टोरी है। काफ़ी अच्छी-अच्छी हम्म स्टोरीज़ हैं, आपको सुनने को मिलेंगी आगे ऐसे। हम्म बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि जब हार्ड वर्क को लक मिलता है तब जाकर सक्सेस बनता है। तो यही हुआ है पवन शेरावत के जी, केस में। अगर जो हम्म, जी भाई, हम्म, जो हार्ड वर्क करता है उसी को ही लक मिलता है। मेरा मानना तो ये है, जो हार्ड वर्क हम्म, करेगा लक उसी को मिलेगा। बिल्कुल। रोहित जी, अगर हम एनालिसिस करें पवन शेरावत की, तो सडनली वो राइज हुए हैं और प्रदीप नरवाल से भी आगे चले गए हैं कुछ सीजन्स में पिछले। तो पवन शेरावत की गेम प्ले की बात करें, जंप तो उनका है ही। हम बहुत बार बात करते हैं कि उनका जंप है, ये स्किल है, 6 फुट से ज्यादा का जंप कर चुके हैं। मगर और क्या ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से पवन शेरावत इतने अच्छे रेडर बन चुके हैं? साहिल भाई, पवन शेरावत के पास जंप, टच एबिलिटी, टर्निंग एबिलिटी, डुबकी, बोनस की हम्म एबिलिटी, डिफेंस में डिफेंस करने की एबिलिटी, चाहे वो कवर पे खेले, कॉर्नर पे खेले, सेकंड मैन खेले। हम्म मेरा मानना एक है कि वो एज अ, अगर देखा जाए, वो चाहे तो भी वो अपने आप को एक एज अ हम्म परफेक्ट ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, और वो मेरे ख्याल से, मेरे आइडिया से वो है। मुझे एक बात बता दो कि हम्म उसके अंदर किस चीज़ की कमी लगती है। मुझे तो किसी चीज़ की कमी लगती नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। पवन शेरावत में मुझे किसी हम्म चीज़ की कमी नहीं लगती है। उनका जो डीप में, कॉर्नर में डीप में घुस के निकलने का जो स्टाइल है वो भी बहुत परफेक्ट है। हम्म चेन के हम्म ऊपर से जंप करने का वो भी बहुत परफेक्ट है। कवर से निकलने का वो भी बहुत परफेक्ट है। पावर उनके अंदर है, स्पीड उनके अंदर है, फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर है, बोनस एबिलिटी उनके हम्म अंदर है। तो मेरे ख्याल से एक पूरा निपुण, एक बना बनाया पूरा एक कबड्डी का एक अच्छा खासा, एक मैं कह सकता हूँ एक हम्म विस्फोटक प्लेयर मैं मान सकता हूँ उसको, कि उसके अंदर सब कुछ है। आप कुछ भी खेलने वालों हम्म को पूछो, जो नहीं भी खेलते उनको ही पूछो कि आप बताओ कि इसके पास क्या स्किल नहीं है। तो मुझे लगता है सारा स्किल उनके पास, सिस्टम है उनके पास। और आप एक चीज़ नोट करना हम्म कि रणधीर सर ने, जो अपने बेंगलोर बुल्स के जो कोच है, उन्होंने अपनी प्रो की टीम, बेंगलोर बुल्स की टीम से ही काफ़ी बड़े बड़े जो मेन रेडर्स हैं, आज आप वो, आपने पिछले पीछे सवाल भी पूछा था प्रदीप नरवाल के लिए, तो उनकी टीम से ही ये बड़े हम्म बड़े रेडर्स निकले हैं। हम्म बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज है पवन शेरावत के बारे में, जैसे आपने कहा काफी कंप्लीट रेडर है, काफी सारे स्किल्स है। रोकना मुश्किल होगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा ये कि क्या प्लानिंग करते हैं उनके खिलाफ टीम्स आगे जाकर। तो यही चीजें हम भी देखने रुके हैं। अब रोहित जी, आखिरी सेगमेंट के तरफ बढ़ने से पहले एक आखिरी बात बस सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा। स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप जीत सकते हैं। जीतने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत आसान से सवाल का जवाब आपको कमेंट्स में देना है। इस एपिसोड का सवाल: कौन से सीजन से प्रो कबड्डी में सीनियर नेशनल्स के सर्विसेज टीम के खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत मिली? रोहित भाई, हमारे इंग्लिश व्यूअर्स के लिए एक बार इंग्लिश में सवाल। जी, फ्रॉम विच सीजन वेयर सर्विसेज प्लेयर्स फाइनली अलाउड टू प्ले इन द प्रो कबड्डी लीग? और जैसे हर एपिसोड में हम करते हैं, पिछले एपिसोड के विनर का नाम हम अनाउंस करेंगे। पिछले एपिसोड में जीते हैं वरुण कोट्टा जी।
तो वरुण जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज जीत चुके हैं और बाकी जो व्यूअर्स हैं आप भी इस एपिसोड से जीत सकते हैं। पिछले एपिसोड में ऑफ कोर्स हमने पूछा था सबसे सक्सेसफुल, सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग जो ओवरसीज प्लेयर है वो कौन रहे प्रो कबड्डी में। काफी लोगों ने कहा फजल अत्राचली, मगर वो एक डिफेंडर है और एक डिफेंडर को काफी बार रेडर के जितने पॉइंट स्कोर करना मुश्किल होता है। सही जवाब था जैंग कुन ली। तो जैंग कुन ली जो इस सीजन में नहीं खेल रहे हैं, इसलिए हमने एक हिंट दिया था कि शायद जिन्होंने इस सीजन से देखना शुरू किया उन्हें इसका जवाब नहीं पता होगा। तो वरुण जी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके जीत पर। रोहित जी आखिरी सेगमेंट में बढ़ते हैं जिसमें हम आपको एक बहुत मुश्किल काम करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जो है आने वाले मैचेस के विनर्स को प्रेडिक्ट करना। ये सेगमेंट है राणा की रेड। बिल्कुल देर ना लगाते हुए रोहित जी आज के मैचेस से शुरू करते हैं। पहला मैच हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स, मुझे लगता है हरियाणा स्टीलर्स। ओके, दबंग दिल्ली वर्सेस बेंगलुरु बुल्स, टॉप के दो टीमों का मैच। दबंग दिल्ली। गुजरात जायंट्स वर्सेस पटना पायरेट्स। गुजरात जायंट्स। ओके, कल एक और ट्रिपल हेडर, यू मुंबा वर्सेस तमिल थलाइवास। ये भी तमिल थलाइवास। ओके, नॉर्थ वर्सेस साउथ का मैच, यूपी योद्धा वर्सेस तेलुगु टाइटंस। यूपी योद्धा। ओके, एक राइजिंग स्टार्स जो है दोनों टीम, पुनेरी पल्टन वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स। पुनेरी पल्टन। ओके, इंटरेस्टिंग। आखिरी हमारे जो तीन मैच है, पटना पायरेट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। पटना पायरेट्स। ओके, और एक और इंटरेस्टिंग मैच जो मुझे लगता है होने वाला है आने वाले दिनों में, बेंगलुरु बुल्स वर्सेस गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स। ओके, और आखिरी मैच हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस पुनेरी पल्टन। ये मैच भी बहुत अच्छा होगा। हरियाणा स्टीलर्स। ओके, रोहित जी आपके सारे प्रेडिक्शंस लॉक कर लिए हैं हमने। जैसे हर बार होता है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने प्रेडिक्शंस में सही उतरते हैं, और अगर कभी कुछ यहाँ वहां हो गया तो शायद कोई रेडर की इंजरी या फिर कोई टीम में चेंज की वजह से ज्यादातर होता है। और जैसे आपको पता है मैं हर बार जो अंडरडॉग टीम है उसके लिए रूट करता हूं, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा पुनेरी पल्टन इस हफ्ते दोनों मैचेस अपने जीते, गुजरात जायंट्स अपने दोनों मैचेस जीते, और जो टॉप 6 की रेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। जी जी, इंटरेस्टिंग होगा, तभी अच्छा मजा भी आएगा देखने में। बिल्कुल बिल्कुल, एज अ फैन तो हम वही चाहते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग देखने मिले। तो रोहित जी थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में। थैंक यू साहिल भाई। और हमारे सारे व्यूअर्स को मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, और जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा, एवरी मंडे एंड फ्राइडे कबड्डी अड्डा के नए एपिसोड्स हम यूट्यूब पर डालते हैं। तो प्लीज अगर आपने नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रिमाइंडर के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नए एपिसोड आए आपको समझे कि वो एपिसोड आ चुका है, क्योंकि काफी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करते हैं और आपके लिए बहुत सारी नई नई कबड्डी से जुड़ी हुई बातें लाते हैं, प्रो कबड्डी से जुड़ी हुई। तो मंडे को मिलते हैं, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं साहिल और ये था द कबड्डी अड्डा।